हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। अंतर्गत संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ लिया था, संसाधनों के प्रकार और संसाधनों का विकास ये हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे का जो हमारा चैप्टर है उसको हम पढ़ते हैं। क्रियाकलाप। भू उपयोग के दो वृत्त चित्रों चित्र संख्या 1.4 की तुलना करके पता लगाएं कि 1960-61 और 1914-15 के बीच शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र और वनों के वर्गीकरण अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। यानी जो स्थायी चारागाह हैं इसके अंतर्गत की जो भूमि कम हुई है, तो पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए जो चारा उपलब्ध है, जो पशुओं को चारा उपलब्ध कराने में हम कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। तो वर्तमान जो प्रतिभूमि है इसके अतिरिक्त अन्य जो प्रतिभूमि है वो अनुपजाऊ है, यानी ज़्यादा वो उपजाऊ नहीं है, वो अनुपजाऊ है। तो इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि पर बहुत ज़्यादा है वो खर्चा होगा और इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में किसी 1 या 2 बार ही बोया जाता है। अब शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में है वो बोया जाता है। यानी जो पंजाब और हरियाणा है उसके अंतर्गत है वो 80% भूमि पर खेती होती है और जो अरुणाचल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें 10% से भी कम क्षेत्र में है वो खेती होती है, यानी यहाँ पर जो बीज है वो बोया जाता है। तो अन्य राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए। यानी क्या कारण है ये हमें ज्ञात करना है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित ये सीमा परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर भी निर्भर करती है और भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा भाग गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि है वो शामिल है और गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। तो लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। अब भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। तो हम भोजन, मकान, कपड़े की अपनी जो मूल आवश्यकताएं हैं उसका 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। यानी भूमि है वो एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों ने भी किया और हम भी इसका उपयोग है वो कर रहे हैं। और हम भोजन, मकान, कपड़ा और अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है उसका 95% भाग है वो भूमि से ही प्राप्त करते हैं। तो मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय है, क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में
भूमि निम्नीकरण कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अतः सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पसीना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा और शेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है और जब इसकी परत है वो भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के लगभग भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहा है। यानी पिछले जो काफ़ी वर्षों से देश के विभिन्न जो भाग हैं उसमें जो औद्योगिक जो जल है उसकी निकासी से जो बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ है उससे जल प्रदूषण का है वो मुख्य स्रोत है। और भूमि निम्नीकरण और समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थित बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव और रोकथाम शुष्क क्षेत्र में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मृदा संसाधन, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक, शेल अथवा संतर शेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, वैद्य जल की क्रिया, पवन, हिम, नदी अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। तो मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। आप चित्र संख्या 1.5 के अंदर देख सकते हो मृदा परिच्छेदा, यानी ऊपरी जो परत है ग्रीन कलर में ऊपरी संतर की मृदा है। फिर है उप मृदा, अपक्षय चट्टानें, बालू, गाद, शिल्ट व मृत्तिका। फिर है अधः स्तरीय अपक्षयी आधारी चट्टानें। फिर है अपक्षय रहित आधारी चट्टानें। मृदा बनाने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक, भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है मृदाओं का वर्गीकरण। तो भारत में अनेक प्रकार की उचावच और भू आकृतियां, जलवायु, वनस्पतियां पाई जाती है। तो इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं हैं वो विकसित हुई है। पहली है जलोढ़ मृदा। तो ये मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और ये देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यानी जो जलोढ़ मृदा है वो विस्तृत रूप से फैली हुई है और ये देश की एक महत्वपूर्ण मृदा है। और ये संपूर्ण जो उत्तरी भाग है, जो उत्तरी मैदान है, वह जलोढ़ मृदा से बना है। ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। तो आप चित्र संख्या 1.6 के अंदर देख सकते हो जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में रेत, शिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपरी की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार है वो बढ़ता। अब है भारत मृदा के मुख्य प्रकार। तो आप इस मैप से समझ सकते हो मृदा के मुख्य प्रकार हैं। तो ये हैं पर्वत और वन, यानी जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही हैं, तो ये हैं पर्वत और वन। फिर है लेटेराइट, फिर है शुष्क। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी ही मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चौक क्षेत्र आदि तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की हैं,
पुराना जलोढ़ यानी बांगर और नया जलोढ़ यानी खादर। तो बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण है वो पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत ही उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। तो इनको गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों, दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। तो इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इसकी पैदावार है वो हम बढ़ा सकते हैं। काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं कहा जाता है। तो काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों की काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार यानी बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है और लावा यानी आप इस इमेज में देख सकते हो काली मृदा। तो ये काली मृदा है वो इस प्रकार से होती है और इसके अंदर है वो कपास की खेती के लिए ये उचित समझी जाती है। जनक शैली से बनी है और ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियां तक फैली हुई है। काली मृदा बहुत ही महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है और इसकी नमी धारण करने की क्षमता है वो बहुत अधिक होती है और इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों के से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है और गर्म शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाती है और गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। लाल और पीला मृदा, लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रेवेदार आग्नेयी चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती है और इन मृदाओं का लाल रंग रेवेदार आग्नेयी और रूपांतरित चट्टानों में लोहा धातु के प्रसार के कारण होता है और इनका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। इसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है और यह भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है तो इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है और ये अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है जहां इस मिट्टी के पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। तो वहां इसमें हामस पर्याप्त रूप से पाया जाता है लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क वातावरण में इसमें हार्मोन्स की मात्रा है वो कम पाई जाती है। तो आप देख सकते हो चित्र संख्या 1.8 के अंतर्गत लेटेराइट मृदा है वो इस तरह से दिखाई देती है। स्थल रूपों पर इसकी जो स्थिति के अनुसार इसमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक होती है। मृदाओं में हामंश और नमी की मात्रा कम होती है तो मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह है वो पाई जाती है। तो इसके कारण मृदा में जल अंतः स्नेदन अवरुद्ध हो जाता है और मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। वन मृदा, तो ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में
पाई जाती है जहां पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है। तो इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है और इन नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इसका गठन मोटे कणों पर होता है। हिमालय की हिमाच्छिद क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत ही अपरदन होता है और ये अधिशील तथा हामुस रहित होती है और नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में से ये मृदाएं है वो उपजाऊ होती है। मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी मृदा का जो कटाव होता है और उसका जो बहाव होता है उसी की प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के बनने की अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन है वो भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे आप चित्र संख्या 1.9 के अंदर देख सकते हो, मरुस्थलीय मृदा वो इस तरह होती है और चित्र संख्या 1.10 के अंदर आप देख सकते हो मृदा अपरदन जो इस तरह से होती है। पवन हिम नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं और बहता जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि भी कहते हैं और चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंड भूमि भी कहा जाता है। तो कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, तो ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की जो ऊपरी मृदा है वो घुलकर जल के साथ है वो बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। तो कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। तो गलत ढंग से हल चलाने जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा को कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति है वो घटती है और इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। और ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं। तो सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमाचल में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। तो खड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है और इस तरीके को पट्टी कृषि है वो कहते हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं और इस तरीकों को पट्टी कृषि कहते हैं। और पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। तो इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आप देख सकते हो चित्र संख्या 1.11 के अंदर अम्ललिका अपरदन। भारत के पर्यावरण की दशा, यानी भारत का जो पर्यावरण है उसकी क्या हालत है, क्या दशा है। तो सुको मजारी गांव और झाबुआ जिले ने ये कर दिखाया कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। और सुको मजारी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13% हेक्टेयर था जो 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि पशुचारण में सुधार, परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुको मजारी में 1979 से 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। तो पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है और मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला करने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्र को जल विभाजक प्रबंध द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था संसाधन एवं विकास, इसका हमने अध्ययन कर लिया है। इसका हमने 2 वीडियो के अंदर अध्ययन किया है, वो था भाग फर्स्ट और ये सेकंड भाग है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।